हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी का जो जनरल पेपर आता है, जनरल सेक्शन जो आता है उसके बारे में, जिसमें आपका जीके आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आपकी जो है मैथ, रीजनिंग। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो आप पेपर देख रही हैं, ये टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का एग्जाम है, जो ऑनलाइन एग्जाम था वो है ये। ठीक है। और ये आपका हुआ था 14/11/2018 का है। मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 से 10:30 बजे तक का, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए। यहाँ पर इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा अगर आप भी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम, केवीएस, एनवीएससी, टेट, एस टेट, एएमआरएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लेवल हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या प्रिंसिपल लेवल, आप स्टडी मटेरियल हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया आपको मिलता है स्टडी मटेरियल घर बैठे कोरियर के द्वारा। और ये हेल्पलाइन नंबर, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इन टीचिंग एग्जाम्स की अपडेटेड जानकारी चाहते हैं, कब एडमिट कार्ड आया, कब आपका फॉर्म फिल करना है, कैसा पैटर्न है, तो ये सब भी के लिए भी आप हमें इसी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग हैं इस चैनल पर नए और अगर अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आप लोग के लिए जारी रहेगी और प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग के लिए आते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टीजीटी सोशल साइंस का है, लेकिन हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल पेपर देखने वाले हैं। जो इसका सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सबसे पहला जो पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है? वो है आपका मेंटल एबिलिटी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या दिया गया है। Study the following information carefully and answer the given question. For a recruitment process in an accounting organization, the candidate need to possess the following. कोई अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है कैंडिडेट के लिए। वो क्या है? सबसे पहला तो क्या है कि ही और शी मस्ट बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स 60% मार्क्स। एक तो क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। और वो भी 60% मार्क्स के साथ। और ग्रेजुएशन किस में चाहिए? कॉमर्स में चाहिए, ये दिया गया है। ठीक है। ये है सबसे पहली क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ही शी मस्ट बी एटलीस्ट 24 years ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 40 years। 24 से लेकर 40 साल तक की एज क्राइटेरिया है। और एज कहां से कैलकुलेट होगी? 1 जुलाई 2016 पे ये दिया गया है। ठीक है। तीसरी क्राइटेरिया की बात करें तो ही शी मस्ट हैव ए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years। तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या कहता है? ही और शी शुड हैव ए सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें उसके जो मार्क्स आने चाहिए वो कितने आने चाहिए? 55% होने चाहिए। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। अब आपको बताना क्या है इसमें? हाउएवर इफ द कैंडिडेट्स फुलफिल अबव मेंशन क्राइटेरिया एक्सेप्ट, अगर कैंडिडेट ऊपर जो जानकारी दी गई है, ऊपर जो एक क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करता है, एक्सेप्ट, वो क्या कहता है? ए पॉइंट कहता है इफ फर्स्ट ए एट फर्स्ट फर्स्ट पे, यानी कि अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट है 60% कॉमर्स के साथ, तो इफ द कैंडिडेट इज नॉट ग्रेजुएट इन कॉमर्स बट हैज ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिनेंस विद मिनिमम ऑफ 60%, ही शुड कुड रेफर टू द फाइनेंस मैनेजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए वो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन क्या किया है? पोस्ट ग्रेजुएट है। और पोस्ट ग्रेजुएट भी किसमें है? फिनेंस के साथ है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट फिनेंस के साथ है, तो वो मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे हैं उसके, तो वो रेफर किया जा सकता है एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बी पॉइंट क्या कहता है? बी पॉइंट कहता है कि जो थर्ड पॉइंट है, जिसमें कि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो इफ द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस बट हैज सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ही और शी मे बी रेफर्ड एज ट्रेनी अकाउंटेंट। यानी कि उसको एक्सपीरियंस है 2 साल का, प्लस क्या है? सिलेक्शन में उसके 75% आ गए, तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा ट्रेनी अकाउंटेंट। ठीक है। और इस वाले को क्या मिल रहा था? फिनेंस मैनेजर। ठीक है।
Based on the above information, study carefully whether following candidate are eligible for the recruitment process and mark your answer as the follow. You are not to assume anything other than the information provided in the question. All the cases are given to you as on 7th 1st 2016. तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है बस आपको यही इंफॉर्मेशन माननी है, और ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, थोड़ा सा राइटिंग देख लेना क्योंकि यहाँ पे ब्लर था, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। आप कैंडिडेट हैं स्नेहलता, मार्क्स उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1990, 1990 का उसका डेट ऑफ बर्थ है। शी हैज डन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, तो उसने ग्रेजुएट भी किया है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है कॉमर्स में, फिनेंस में नहीं किया है लेकिन कॉमर्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। 61% मार्क्स, 63% मार्क्स, तो यानी कि ये वाली तो क्राइटेरिया कंप्लीट है हमारा, ये वाला उसने क्राइटेरिया हमारा फुलफिल किया है फर्स्ट वाला। ठीक है। She has a post qualification work experience as a senior accountant of 3.5 ईयर, और ये एक्सपीरियंस भी उसको 3.5 ईयर है, और यहाँ पे इसके 61% और 63 है क्योंकि मास्टर ग्रेजुएशन भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। ठीक है। अब उसका सी हैज ए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एज ए सीनियर अकाउंटेंट ऑफ 3.5 ईयर। शी हैज सिक्योर्ड 58.5 मार्क्स इन सिलेक्शन, और सिलेक्शन में भी उसके 58.5% मार्क्स हो गए। तो अब ये बताओ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं? ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो 60% मार्क्स मांगे थे, ग्रेजुएट में 61% है जी। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, 3.5 साल का है जी। सिलेक्शन में 55% मांगे थे, 58.55। तो कैंडिडेट क्या है? ऑब्वियसली तीनों कैंडिडेट सेटिस्फाई कर दी, तो कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि ओड पेयर आपको यहाँ पर सर्च करना है फॉलोइंग में थे। ओड पेयर यानी कि तीन जो है वो किसी ना किसी तरीके से सेम है, और लेकिन कुछ क्या है अलग हैं। तो तीन जो सेम है और बाकी अलग हैं वो आपको बताना कि कौन सा इसमें अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रिया बीजिंग, कनाडा ओटावा। ठीक है। कनाडा ओटावा, तो ओटावा क्या है? कनाडा की राजधानी है। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं क्यूबा और हवाना की, तो क्या है? क्यूबा और हवाना में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो क्या है? हवाना क्लब भी क्या है? क्यूबा की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो, तो ये वाली कैपिटल नहीं है, तो ये हमारा ओड हो गया पेयर। बाकी सब में क्या है? बाकी सब में कंट्री और कैपिटल है। ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिया और बीजिंग ये हमारी कैपिटल नहीं है। ठीक है। ओसियो और बीजिंग नहीं है क्योंकि बीजिंग किसकी है? कैपिटल चाइना की है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ द ट्रांसपेरेंट पेपर इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग फिगर? ये वाला है, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो पिक्चर कैसी आएगी? इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो कैसी पिक्चर आएगी? इसको अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं, इस वाले पोर्शन को, जो ये पोर्शन दिया है, अगर इसको हम ऊपर की तरफ करते हैं तो किस तरीके से आएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये वाली तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ सिंगल है, ये वाली भी नहीं होगी, यहाँ पे सिंगल है। तो कौन सी वाली होगी? ये कुछ ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लाइन क्या है हमारी? सेम है, ये वाली लाइंस, और यहाँ पे ये सेम है, दोनों ओवरलैप कर रही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। तो कई बार यहाँ पे आप थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सही आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए जी। ओड पेयर ऑफ न्यूमेरिकल दैट डज नॉट होल्ड सेम रिलेशन एज द रेस्ट, वो बताना है आपको जो सेम रिलेशन नहीं करते हैं फॉलो बाकी की जो करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? प्लस करके देख लीजिए, माइनस करके देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। जो सीधा सीधा अगर हम इसको नजर डालते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, लेकिन 3 के टेबल में 10 कहीं नहीं आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? थर्ड आंसर हो गया, क्योंकि 10 जो है 3 के टेबल में कहीं नहीं आता। अगर यहाँ पे 9 और 12 होता तो सारे सेम हो जाते। तो ओड कौन सा है? 10 और 3 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है?
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द बिलो सीरीज। बिलो सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और एज ए पिक्चर्स में आप कैसे देखते हैं, इसमें आपको देखना होता है कि डायरेक्शन अगर कोई कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो वो किस जगह हो रही है, फील्ड है, अनफील्ड है, आकृति बढ़ रही है, घट रही है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं। इसमें आपको सिंपल सी पिक्चर दी हुई है कि जो इसका रिलेशन यहाँ होगा वही इसका रिलेशन यहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल था हमारा, हमने इसको फिल्ड करके सेंटर में प्लेस कर दिया इस बॉक्स के अंदर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा क्या है, पंचभुज है, तो इस पंचभुज को हम बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, यह आकृति होनी चाहिए इस डब्बे के बीच में, क्योंकि ये भी साइड में था, ये भी साइड में था, लेकिन सेंटर में आ गया। और जिसके बाहर आकृति थी ट्राइंगल, वो हमने इसमें फिल्ड करके डाल दी। इसी तरीके से यहाँ पे जो है स्क्वायर है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और हमें क्या कर लेना है, इसको भी फिल्ड कर लेना है। तो जो भी ये आकृति होगी जहां पर भी, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर है, क्लियरली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, फोर्थ हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 6, sport the option figure that has below figure embedded as a part of it। embedded होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कई बार जो embedded का मतलब क्या है कि embedded मतलब कि उस पिक्चर में कहीं ना कहीं आपको वो नजर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमें एक बड़ा सर्कल चाहिए, एक छोटा सर्कल उसके साइड में। यहाँ पे बड़ा सर्कल तो है, लेकिन छोटा सर्कल और कहीं है नहीं, तो ये वाली पिक्चर तो नहीं है। यहाँ पे बड़ा सर्कल है, लेकिन छोटा सर्कल है, लेकिन वो अंदर है, बाहर वाले पूरे हैं नहीं, तो ये वाले भी नहीं है। इसमें भी कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा, इस वाले में ओवरलैप कर रहा है, आप देखेंगे तो अलग से दिख जाएगा। एक ये हो गया हमारा बड़ा सर्कल, ओवरलैप वाला हो गया इस तरीके से। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ यहाँ पे आंसर हो गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते बहुत ही इजी हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल तो वैसे भी सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो हम टाइम को देखते देखते प्रेशर में आ जाते हैं और क्वेश्चन की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस सारा टाइम पे फिक्स हो जाता है। तो वहां पे आपको काम करने की जरूरत है, तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड करना है। एक कंप्यूटर मस्ट हैव, कंप्यूटर पे के पास क्या होना चाहिए, प्रोसेसर, प्रोसेसर के बिना तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। प्रिंटर होगा तो भी आप कंप्यूटर चला लेंगे। अब हर घर में प्रिंटर तो नहीं होता, कंप्यूटर है लेकिन प्रिंटर जरूर नहीं है हो, तो प्रिंटर के बिना भी चल जाएगा। गेमिंग कंसोल की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंडेटरी थिंग नहीं है, उसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। सीडी डीवीडी प्लेयर आजकल वैसे ही नहीं आता लैपटॉप में और कंप्यूटर में। प्रोसेसर जो है वो सबसे जरूरी है, बाकी चीजें इतनी जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी दी फॉलोइंग वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। आपको आंसर जो है क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही है। क्वेश्चन कौन सा है जी, क्वेश्चन है आपका ये वेन डायग्राम बेस्ड, और वेन डायग्राम बेस्ड में आपको पिक्चर अच्छे से देखना है और देखना है कि कौन सा किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे कंप्लीट आंसर जो है अपना वो निकालेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कौन किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेन डायग्राम देख लेंगे, यहाँ पे ये हिंदी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मराठी सर्कल और ये है गुजराती सर्कल। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मैनी पर्सन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज। यहाँ जो ये पिक्चर है, इसमें से दो लैंग्वेज कौन कौन बोल सकता है, कितने लोग बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दो लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो जहां पर भी दो बार ओवरलैप है, ये सर्कल है हमारा और ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, तो एक नंबर ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, एक नंबर ये और एक ये ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है 51 प्लस 26 प्लस 17, ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 1 7 7 14 4 2 4 5 9 94। तो 94 आ गया हमारा आंसर। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता कि मोर देन टू लैंग्वेज कौन कौन बोल सकता है, यानी कि तीन लैंग्वेज कौन कौन बोल सकता है, तो तीन लैंग्वेज कहाँ आएगा, जहां पे तीनों के तीनों ओवरलैप करेंगे, और तीनों कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, 7 पे, तो हमारा आंसर आ जाता 7। यहाँ पे ये पूछ लिया जाता टू और मोर लैंग्वेजेस, यानी कि दो या दो से ज्यादा, अगर दो या दो से ज्यादा होता तो हम इसमें क्या कर देते, +7 भी कर देते, तो हमारा कितना हो जाता, 101 हो जाता। ठीक है, तो आपको डायग्राम अच्छे से देखना है और ये भी देखना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको +7 करके भी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ओनली टू लैंग्वेज, केवल टू लैंग्वेज, इसीलिए हमने 26 51 और 17 को एड अप किया है और 94 हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है कि ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व कैसे करना है, जहां पर भी जो दिया गया वो आप पुट कर देंगे 6। सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5। ए का मतलब क्या है जी, प्लस है, प्लस कर दिया 14। सी का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई 2। बी का मतलब क्या है, माइनस 4। इसको आप कर देंगे 6 पंजे 30, 14 दूनी 28 और -4 58। 58 में से 4 गए, 54 आ गया। राइट आंसर 4 हो गया। सिंपल सा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार आएंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है एबीसी, कि ए को ये माना, बी को ये माना, सी को ये। कई बार हो जाता है इंटरचेंज, कि 4 को 6 की जगह इंटरचेंज कर दो, 6 को 4 की जगह इंटरचेंज कर दो, या प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके की आपको देखना है कि कौन सा क्या है, और उसी तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है टोटल ऑफ द एज ऑफ अंजलि, अंकिता एंड बानु इज 60। अंजलि की जो एज है प्लस अंकिता की जो एज है प्लस बानु की जो एज है 60 साल की है, तीनों को मिला के। ठीक है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 4 years एगो। अगर अभी 60 साल है तो 4 साल पहले कितना था, 4 साल पहले 4 इसके कम हो गए, 4 इसके कम हो गए, 4 इसके कम हो गए, 4 8 और 12 यानी कि 12 साल कम हो गए। तो 60 में से हम 12 घटा देंगे, सिंपली कितना आ गया हमारा 48। आंसर कितना हो गया 48, सेकंड ऑप्शन। बहुत इजी है। ठीक है। तो जो भी समझना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको दोबारा भी देख लेंगे। चूज द वर्ड्स पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड देन इन अदर पेयर्स ऑफ वर्ड। आपको वो वर्ड पेयर यहाँ पर चूज करना है जो कि वर्ड्स डिफरेंट हैं अदर पेयर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि विश, डिजायर। विश क्या होती है, इच्छा होती है। डिजायर भी इच्छा ही होती है। एरर मतलब गलती, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। ठीक है। मोइस्ट, ड्रेंच, इसी तरीके से। लेकिन अनहैप्पी, प्लेजेंट क्या है, अनहैप्पी और प्लेजर जो है अपोजिट वर्ड है। अनहैप्पी मतलब दुखी, प्लेजर मीन्स खुशी। तो ये वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स है और ये हमारा एंटोनिम्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द बिलो सीरीज। नीचे सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सीरीज में देखेंगे, एक तो ये है हमारा निशान और एक हमारा एरो है। हमें देखना है कि ये दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो बीच वाला हमारा स्क्वायर पार्ट है वो एज इट इज है। ठीक है। आप मान सकते हैं यहाँ स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा रेक्टेंगल शेप है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो जो अगली पोजीशन आएगी वो थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप से आ जाएगी। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट लेते हैं जहां पर डॉट है, इसने कैसे मूव किया, इसने यहां मूव किया, फिर इस साइड मूव किया, फिर इस साइड मूव किया, अब इस साइड मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, तो अब ये पॉइंट यहाँ होगा, यानी कि ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। एरो वाले की बात करें तो एरो पहले इधर था, फिर इससे इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, अब इधर मूव करेगा। ये लो जी, एरो का निशान किधर आएगा, पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर है, और इधर वाले कोने पे आएगा, तो ये आएगा जी। तो जहां पे भी ये पिक्चर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए में हमारे नहीं है, ए में हमारा अपोजिट है, बी में हमारा पिक्चर यहाँ पे सही है। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, मैंने ये इधर ड्रॉ कर दिया, ये इधर आना था। ठीक है। क्योंकि ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे किया ना, तो इसलिए मूव इधर होना था। तो हमारी सेकंड पिक्चर हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Sadhana introduces Ramu as the son of the brother of her father's wife. How is Ramu related to Sadhana? Blood relations का क्वेश्चन है। तो क्या देखते हैं, साधना है कोई, ठीक है, उसने राम को इंट्रोड्यूस किया है। राम क्या है, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर फादर्स वाइफ। ये क्या है, सन है। मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूं, और ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ फीमेल के लिए, और ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेल के लिए। तो ये सन है यानी कि मेल है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया एक बॉक्स से। तो राम क्या है, सन है, किसका, ब्रदर का। सन है किसी के ब्रदर का। ठीक है। ब्रदर है मतलब फिर से मेल है कोई, ब्रदर का, किसका, उसके पापा का। उसके पापा यानी कि किसके पापा, जो साधना के फादर हैं उसके भाई का लड़का है, ऑफ हर फादर्स वाइफ।
ठीक है, फादर की वाइफ मतलब मम्मी का, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ अर फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ, इसका भाई है ये, ठीक है, ये इसका भाई नहीं है, ये इसका भाई है। तो इसकी मम्मी के भाई का लड़का है बेसिकली, अगर फादर को पिक्चर में से निकाल दे क्योंकि जरूरत है नहीं, तो मम्मी के भाई का लड़का यानी कि इसके मामा का लड़का है। तो आपको बताना है रामू कैसे रिलेटेड है साधना से, इसका क्या हुआ, ये ब्रदर हुआ, कजन ब्रदर, क्योंकि इसके मामा का लड़का है। तो यहाँ पे ब्रदर कहीं नहीं है, कजन है, तो कजन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा डायग्राम बेस्ड है। 14th, आइडेंटिफाई द इमेज फ्रॉम ऑप्शंस दैट इज सिमिलर टू बिलो सेट ऑफ फिगर्स। आपको इमेज बतानी है जो कि सिमिलर है दिए गए पिक्चर्स में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल था, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यानी कि एक आकृति बढ़ गई। यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन भुजाएं थी, यहाँ पे चार हो गई, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छह, आगे की भुजाएं कितनी होंगी, सात, नहीं। आइडेंटिफाई द इमेज फ्रॉम द ऑप्शंस दैट इज सिमिलर टू दी बिलो सेट ऑफ इमेजेस, जो कि बिलो सेट ऑफ इमेजेस से सिमिलर है, वो आपको बतानी है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो उस हिसाब से नहीं देखेंगे, सिमिलर आपको बतानी है। यहाँ पे ट्राइंगल है, लाइन बाहर है, फोर, चार भुजाएं, लाइन बाहर है, सब में लाइन बाहर है, इसमें भी लाइन अंदर है, इसमें भी लाइन अंदर है, इसमें भी लाइन अंदर है, तो ये तीनों तो हमारे नहीं होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है, क्योंकि इसमें शेप ट्राइंगल है लेकिन लाइन जो है हमारी वो बाहर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन एक जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म इन द बिलो नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज दी गई है, इससे आपको बताना है कि कौन सा जो है सीरीज का सही नंबर आएगा। अब इस सीरीज को आप बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। अगर किसी ने मेरे रीजनिंग का लेक्चर किया हो तो मैंने नंबर सीरीज में बताया था, जब हमें लगे कि जो नंबर है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जब कम स्पीड से बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि कितने का एडिशन हो रहा है। अगर मैं एडिशन की यहाँ पर बात करूं, जैसे यहाँ पर तो कितना हो रहा है, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इस हिसाब से हमें पहले ये देख लेनी है सीरीज की, प्लस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो 32 में से हम अगर 32 में से हम माइनस करते हैं 18 को, तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं 32 और 50 में कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस सेम है, अब हमें ये पता होना चाहिए। 6 4 10 होते हैं, 10 और 4 14 होते हैं, 14 में 4 18 होते हैं, 18 में 4 22 होते हैं, सेम है। यानी कि जो आगे का आएगा वो भी हमारा 4 जोड़ के आएगा, तो 22 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि हम 72 में अगर 26 जोड़ेंगे तो हमारा अगला नंबर मिल जाएगा, यानी कि 98, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो सीरीज में आपको देखना होता है कि प्लस कितने का हो रहा है, माइनस कितने का हो रहा है। अब यही सीरीज थोड़ा अलग तरीके से भी हो सकती थी। यहाँ पे हमने देख लिया कि सेम सेम है, सेम हमारा है। अगर मान लो सेम नहीं होता तो हम क्या देखते कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके से भी कई बार सीरीज होती है, तो इनमें कितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको सोल्व करते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, you encounter an angry customer at shopping mall quarreling with the staff to the store for unhygienic product. What will be your most appropriate step? आपने क्या देखा कि आप देखते हो कि कोई कस्टमर है और जो स्टोर है वहां पर अनहाइजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेकर बहुत ही गुस्से में है, और जो शॉपिंग मॉल में है जो स्टाफ है वहां उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या स्टेप लेंगे वो आपको बताना है। कैरी ऑन विद योर वर्क, आप अपना काम करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। थ्रो आउट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द मॉल, मॉल के उन सभी प्रोडक्ट्स को आप फेंक देंगे। थर्ड है कि ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू द नोटिस ऑफ द मॉल अथॉरिटीज टू टेक नेसेसरी एक्शन अबाउट हाइजीन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आप जो मॉल की अथॉरिटी हैं उनके नोटिस में ये चीज लाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे और नेसेसरी एक्शन हो ताकि इन प्रोडक्ट्स की हाइजीनिटी पे। या फिर मेक एन एगिटेशन एंड प्रोवोक ऑल द कस्टमर टू वॉक ऑफ द स्टोर, या फिर आप वहां पे हल्ला मचा देंगे और सभी कस्टमर्स को बोलेंगे चलो चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे तो ऐसा सामान मिलता है। तो क्या करेंगे, एक जागरूक नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने की पहचान आप ऑप्शन थर्ड करेंगे। आप जो है अथॉरिटी से बात करेंगे और उनकी नजर में, उनके नोटिस में ये चीज लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गिवन बिलो आर ए फ्यू इमेजेस, आइडेंटिफाई द
ओड इमेज अमंग द ऑप्शन। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ओड इमेज कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी ओड इमेज होगी वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर हमारी आकृति इस तरीके से थी, फिर ये इस तरीके से हो गई। अब ये यहाँ पर है तो ये आकृति इस तरीके से होनी थी, यानी कि ये आकृति यहाँ पे अगर ऐसी है, इसने इधर, अगर मैं बात करूं मान लीजिए मिरर इमेज की भी, मान लीजिए ये दोनों मिरर इमेज है, ठीक है, तो ये भी अगर इसकी मिरर इमेज होगी तो, लेकिन ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी यहाँ पर करेक्ट है। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म इन द बिलो सीरीज ऑफ टर्म्स। जो नीचे दी गई टर्म है उसमें आपको बतानी है कि अगली जो टर्म होगी वो कौन सी आएगी। अब इस टर्म में हम देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। डब्लू एक्स वाई जेड, तो पीछे आगे तो जा नहीं रहा है, पीछे जा रहा है। तो मैं बात करूं कि एल एम एन, एल एम एन ओ, यानी कि 4 डिजिट के बाद पी आया, फिर क्यू आर एस टी 3 के बाद है, यू वी डब्ल्यू 2 के बाद है, इस तरीके से है। तो नेक्स्ट आपको पता लगानी है, कुछ इसी तरीके से आपको सीरीज निकालनी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ की, एल एल को लेके चलते हैं पहले। एल एम एन ओ आ गया, पी क्यू आर एस आ गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स आ गया, तो 4 के बाद एक्स आया है। अब हमारा 5 प्लस होगा, एक्स हो गया, वाई जेड ए बी सी और डी, डी आना चाहिए। तो लास्ट टर्म हमारी आ गई डी, तो यहाँ पे डी है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ई डी इज द राइट आंसर। आपको यही देखना है बस कि कोई सीरीज सेम पे है, माइनस करके है, प्लस करके है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, following graph shows information about the death rate because of dengue fever in a tribal village Z for the past 6 years। following graph है, ये ग्राफ आपको बताता है इंफॉर्मेशन, डेथ रेट बता रहा है, ये डेंगू से जो डेथ रेट हुई है किसी ट्राइबल विलेज जेड में पिछले 6 साल के बारे में। इस क्वेश्चन से आपको क्या बताना है, डूरिंग विच पीरियड द डेथ रेट ड्यू टू डेंगू फीवर हैज इंक्रीज्ड। कौन से साल में जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हुई है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इंक्रीज आप यहाँ पर बताइए कि कौन से में हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको ये नहीं है कि देखो यहाँ इस वाले में घटी है, फिर यहाँ पे भी घटी है, फिर यहाँ पे भी घटी है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है 2016-17 साल में, और वो कहाँ है, फोर्थ पे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस जो सेक्शन है इंटेलिजेंसी का, रीजनिंग का, लास्ट क्वेश्चन, in an examination a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer। ठीक है, करेक्ट आंसर देने पे 4 नंबर मिलेंगे और गलत देने पर, इनकरेक्ट देने पर 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, if he attempt all the 80 question and secure 200 mark, the number of question he attempts correctly is। उसने 80 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया था और उसमें से 200 उसके जो हैं नंबर आए हैं, तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर उसके गलत हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जर्नल अवेयरनेस। तो यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द नेशनल अथॉरिटी केमिकल्स वेपन कन्वेक्शन यानी कि NACWC इज क्या है, एन ऑफिस इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एन ऑफिस अंडर द PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, या फिर एन ऑटोनोमस अथॉरिटी। अगर आपको यहाँ नहीं भी आ रहा तो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेक्शंस, तो यहाँ इन दोनों के PMO के रिलेटेड तो नहीं होगी, कुछ आर्मी से रिलेटेड हमें दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं है, कन्वेक्शन है। ठीक है, ऑटोनोमस अथॉरिटी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। Next question, in which year did British East India Company acquire a charter from Queen Elizabeth I, granting it sole right to trade with East। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने चार्टर लिया था, चार्टर क्वीन एलिजाबेथ से, कि वो अपना ईस्ट में जो है ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो 1600 यहाँ पे ए ऑप्शन है तो करेक्ट है।
Who won the player of the final title in the ACC Women's Asia Cup T20 2018 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो आपको स्पोर्ट्स से भी देखने होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये पेपर हम कर रहे हैं 2018 का, तो इसीलिए जो क्वेश्चन है वो 2018 के टूर्नामेंट पे बेस है। तो अगर आप जिस भी साल पेपर दे रहे हैं उस साल कोई ऐसा कुछ क्रिकेट हुआ है, ओलंपिक हुए हैं, कोई भी कुछ भी हुआ है, क्रिकेट है या फिर फुटबॉल, कोई भी टूर्नामेंट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए किसने जीता, कौन सी कंट्री ने जीता, कौन कौन से प्लेयर्स थे जो थोड़े नाम रहे, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल जो है एसीसी वुमेन्स एशिया कप T20 2018 में जीता था किसने? रुमाना अहमद। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द नीति आयोग? नीति आयोग के रेफरेंस में कौन सा ट्रू नहीं है? इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो यही लगा के आएंगे कि इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, रिप्लेस नहीं किया है, बट नीति आयोग बना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स पॉलिसी इनपुट टू द गवर्नमेंट, पॉलिसी की इनपुट देता है? नहीं। It was formed on January 1st, 2015. No, it was formed by the Act of Parliament. तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट चैम्बर्स इज कोल्ड। कॉन्ट्रैक्शन जो है ह्यूमन हार्ट चैम्बर का क्या कहला जाता है? साइस्टोल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए हैं शॉर्ट नोट्स, जिसको आप पढ़ के आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये साइंस की एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन है। Next question. In which year did James Watson and Francis Crick discovered the double helix structure of deoxyribonucleic acid DNA? ये भी साइंस की एनसीईआरटी से है। तो कौन से साल में था? 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108। हम आपको घर बैठे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, KVS, NVS, EMRS, UPSC, प्रिंसिपल, कोई भी लेवल हो, आपके लिए यहाँ पर घर बैठे ऑर्डर पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपने एग्जाम का नाम हमें लिखकर सेंड कर दीजिए, ताकि आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे व्हाट्सएप पर। और इसके लिए आपको क्या करना है, सेम हेल्पलाइन नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके का, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dash river forms the tradition boundary between North India and South India. North India और South India के बीच में कौन सी रिवर है जो ट्रेडिशन बाउंड्री बनाती है? तो आंसर आपका नर्मदा नदी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the Financial Stability and Development Council is chaired by the dash। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है वो कौन चेयर करता है? चेयर करता है उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि PMSTIAC, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 28 अगस्त 2018। 28 अगस्त 2018 को जो PMSTIAC है उसके मेंबर कितने थे, कितने कंस्टिट्यूट से? 21। आपका 21 डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड यार, अरे हाँ, 10th जो है वो देखते हैं। द मोरियन पिलर फाउंड एट सारनाथ, पॉपुलरली नोन एज लॉयन कैपिटल, डिड नॉट कंटेन द फिगर ऑफ। जो मोरियन पिलर है सारनाथ पे जो हमने लिया है, जिसको हम लॉयन कैपिटल भी कहते हैं, उस पे किसकी तस्वीर नहीं है? एलिफेंट, काउ, हॉर्स, बुल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें, ना कि ये कि कौन सी की पिक्चर है कौन सी नहीं है, बल्कि और भी कि कितने शेर हैं, कितना क्या है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सारनाथ की पिक्चर आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एनिमल्स उस पे हैं, किस डायरेक्शंस में है और कितने नंबर्स में है। तो इस पे काउ नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मिशन रिट्रोफिटमेंट इज रिलेटेड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ। मिशन जो रिट्रोफिटमेंट है वो यूनियन मिनिस्ट्री किस कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो रिट्रोफिटमेंट किससे है? रेलवे से रिलेटेड है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। Question number 12. Which of the following is an example of homogeneous mixtures? Homogeneous mixtures का example कौन सा है? Homogeneous mixture यानी कि जो बिल्कुल घुल जाए, आपस में एक हो जाए। तो ऑयल और वाटर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऑयल अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। तो यहाँ पे शुगर इन वाटर अगर आप डिसोल्व करते हो तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, तो ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट इज 13, द कार्नेटिक वार्स वर फोर्ट बिटवीन। जो कार्नेटिक वार हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी आपके ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग इंडियन बॉक्सर। इंडियन बॉक्सर इसमें से कौन है वो आपको बताना है। पवन कुमार, संदीप तोमर, सतीश कुमार शिवलिंगम, अमित पंघाल। तो अमित पंघाल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, द कास्टिंग ऑफ डैश स्टैचूज वाज पॉपुलर एट ऑल द मेजर सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कास्टिंग किसके स्टैचू की पॉपुलर थी? मेजर सेंटर था बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ब्रोंज स्टैचू था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया इज। रैंक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंडिया में क्या है? जनरल है। ये भी आपको पता होने चाहिए कि आर्मी में कौन सी रैंक पर कौन सा होता है, कौन सा पद बड़ा है, कौन सा पद छोटा है। तो यहां से भी कई बार इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल विद इट्स वाइडली नोन फीचर। इसमें आपको क्या करना है, जो इसके फीचर हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सोइल जो है वो मैच करनी है। जैसे काली मिट्टी, काली मिट्टी किसके लिए पॉपुलर होती है सबसे ज्यादा? काली मिट्टी है कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, इनफर्टाइल तो बिल्कुल नहीं होती काली मिट्टी में, आप कपास उगाते हो। प्रीवेलेंट इन डेक्कन प्लेटू, नो, डेक्कन प्लेटू में भी ये जो है आपकी, हाँ, प्रीवेलेंट इन डेक्कन प्लेटू, तो बी का आपका क्या आ जाएगा? एफ का किया जाएगा। लेटेराइट मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी क्या है? कॉमन सॉल्ट यहां से ऑब्टेन्ड होता है। सैलिन की अगर हम बात करते हैं तो इनफर्टाइल होती है सैलिन मिट्टी, और एरिड के लिए ये। तो ये अगर आप इस तरीके से मैच करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। Question number 18. One single health insurance policy that takes care of the hospitalization expenses of the entire family is commonly referred to as। एक सिंगल पॉलिसी जो कि पूरी फैमिली के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस जो है टेक केयर कर ले, उसको अब क्या बोलते हैं? इस तरह की पॉलिसी को हम बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर, ग्रुप मेडिक्लेम भी बोलते हैं हम उस केस में जहां पर हम जैसे कंपनीज में देते हैं सिंगल और उसके साथ हम फैमिली कवर कर रहे हैं, तो वो ग्रुप मेडिक्लेम भी है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए फैमिली फ्लोटर। Next is, what is the name of the government healthcare scheme that was renamed in November 2016 for making available generic medicine at affordable price? जो medicines है वो affordable prices पे मिल सके, एक ऐसी गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम आई थी नवंबर 2016 में, उसका रिनेम हुआ था। तो क्या नाम है आपका वो बताना है आपको। तो वो क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये जन औषधि परियोजना तो आपको हर जगह दिखती होगी, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, who was holding the additional charge of chairperson of National Commission for Women after Srimati Lalita Kumar Mangalam demitted office on 28 September 2017। तो एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन की श्रीमती ललिता जी के बाद कौन है? मिसेस रेखा शर्मा। अर्थमेटिक एबिलिटी, मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। दो सेक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं। आई होप आपको इस तरीके से पेपर अच्छा लग रहा होगा। आई नो थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कंप्लीट पेपर हम यहाँ पे करवाएं, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो अब थर्ड सेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं अपनी अलग से प्लेलिस्ट बना के, अपनी प्लेलिस्ट बना के की, और वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर सकते हैं या इसको बार बार में रोक रोक के भी देख सकते हैं।
वैल्यू बतानी है अब आपको यहाँ पर क्या है, मैथ के क्वेश्चन है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारी बोल रही हो तब आपकी दूर हो जाने वाली है। अरे यार, एक सेकंड रुको, कौन से पेज पे थे हम, फर्स्ट, हाँ जी, चलिए। अर्थमेटिक एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको वैल्यू बतानी है कि 625 का ऊपर 6.25 दिया हुआ है, नीचे इसी तरीके से, तो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। पेन पेपर लीजिए, सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद आंसर आपका मिलेगा 25। इस तरीके के को कैसे हम सोल्व करते हैं, सेम पावर में हम इसको करेंगे, और पावर हम इस तरीके से मिलाएंगे, और फिर बाद में जो भी पावर सेम करके हम उसको कट करेंगे, और 25 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको इसको पूरा सोल्व करना होगा। ठीक है, आटा-वाटा सब सोल्व कर लीजिए, और आपको बताना है कि जो वैल्यू है इसकी वो किस-किस के बीच में होगी। तो इसकी वैल्यू कुछ इसके बीच में आएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लगा देना है। ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, जो इसका कॉस्ट प्राइस था उसके 40% जो डीलर है वो उसका मार्क्स को जो है मार्क करता है, मार्क प्राइस, ये उसका मार्क प्राइस है। और अगर उसके डिस्काउंट की बात करें तो वो डिस्काउंट दे रहा है 12%। मान लीजिए 100 रुपए की कॉस्ट थी, तो उसने 140 रुपए का तो बोला जी मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट वो दे रहा है 12% का, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 0 0। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेटर ऑन ही सेल इट बाय गिविंग अनदर कैश डिस्काउंट ऑफ 39, तो जो भी यहाँ पर आ जाएगा उसको आप माइनस कर देंगे 140 में से, वो आपका प्राइस आ जाएगा। जो भी आपका प्राइस आता है, मान लीजिए से 120 आता है, यहाँ पे सिर्फ मैं मान रही हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा, और उस पर वो कैश डिस्काउंट और देता था 39 रुपए, तो भी उसको 18% प्रॉफिट मिलता है। तो आपको कॉस्ट बतानी है आर्टिकल की, तो इसको आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके इसका जो कॉस्ट आएगी जो आपके आर्टिकल की, वो आपकी आ जाएगी 754 इज राइट। Next question, there are some children in a camp and their average height is 24 kg. Sorry, average weight है, एवरेज वेट है आपका 24 kg का है। कोई चिल्ड्रन है, कुछ चिल्ड्रन है कैंप में, उनका एवरेज वेट क्या है, 24 kg, तो एवरेज से सवाल है। 5 जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट है आपका 18 kg। ज्वाइन द कैंप और इफ 10 चिल्ड्रन ऑफ एवरेज वेट लीव द कैंप, इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 बच्चे और जुड़ जाते हैं जिनका एवरेज वेट है 18, और 10 बच्चे माइनस हो जाते हैं जिनका एवरेज वेट है 24, 3/4, 4 आएगा यहाँ पे, 24 से 3/4 किलोग्राम उनका एवरेज वेट था, वो यहाँ से हट जाते हैं। तो एवरेज वेट आपको बताना है, बोथ केसेस में ये है सेम रहता है, अगर इसमें ये जुड़ रहे हैं ये घट रहे हैं तो एवरेज हमारा सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बताने हैं, सेम रह रहा है, प्लस करके और माइनस करके, तो कितने बच्चे हैं टोटल, 15। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 16 liter of a solution containing 15% acid are mixed with 20 liter of another solution containing 16% of acid। 16 लीटर का सॉल्यूशन है, उसके में है 15% एसिड, और वो मिक्स किया जाता है 20% के साथ जिसमें कि 16% एसिड है। नेक्स्ट देखते क्या लिखा है। 4 लीटर ऑफ वाटर वाज देन मिक्स्ड, इसमें फिर हम 4 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर बतानी है आपने कि सॉल्यूशन में कितनी है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको आपको सोल्व करना है पूरी तरीके से। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड से पहले का और उधर का सब आपस में कट जाएगा, तो एक आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कर सकता है 10 डेज में, बी कर सकता है 15 में, और सी कर सकता है 20 दिन में। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ए एक काम को कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है आपका 15 दिन में, और सी कर सकता है 20 दिन में। उन लोगों ने क्या किया है, काम को इकट्ठा शुरू किया है, और ए 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, बी 4 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, और सी अपना काम करता रहता है। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा ये भी आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 6/2/3। ठीक है, तो बेसिकली ए ने कितने दिन काम किया,
ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया, बी 4 दिन बाद छोड़ के गया, तो 6 दिन काम किया। सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा उस बचे हुए काम को? तो आपको क्या करना है कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है। यहाँ से आपको निकालना बचा हुआ कितना वर्क है और फिर आपको सी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकाल देना है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड सी। रेशो का सवाल है। रेशो जो है ए और सी का वो है 5:11। बी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 6 आवर। बी ने 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है 6 घंटे में। ठीक है। स्पीड ऑफ ए इज 2/3 दैट ऑफ बी। स्पीड जो ए की है वो 2/3 है बी की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इज 3.6 आर इज, ये आपको निकालने हैं। यहाँ पे क्या है कि ए और सी का रेशो है 5:11, लेकिन बी ने इतनी कवर की है इतने में। तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस बाय में टाइम से हम यहाँ से इसका कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी ये कैलकुलेट आएगा इससे हम ए की स्पीड निकाल लेंगे। ए की स्पीड हमारे पास आ जाएगी, तो रेशो से हम किसकी स्पीड निकालेंगे? सी की स्पीड निकाल लेंगे। सी की हमारे पास स्पीड आ जाएगी, तो हमें बताना है कि 3.6 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर्मूला लगा के वो बता देंगे और 396 हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ratio of mean proportional between 0.8 and 9.8 and the third proportional to 0.7 and 2.8 is, ये रेशो आपको बताना है। तो रेशो कितना है यहाँ पर? 1/4 है। ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। वर्क वाला दोबारा से आ गया है। ए एंड बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। आफ्टर वर्किंग 5 डेज टुगेदर, 5 दिन इन्होंने एक साथ काम किया। ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या आ गया? 5 दिन काम किया ए प्लस बी ने। उसके बाद आ गया सी। सी ने इनके साथ इनका काम किया। वर्क वाज कंप्लीटेड नेक्स्ट 10 डे। और सी, ए प्लस बी प्लस सी ने फिर 10 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो आपको आपको बताना है सी उतना ही काम करता है जितना कि 4 डेज में करता है बी। सी डज एज मच एज वर्क इन 4 डेज एज बी डन इन 3। ओके, सी जो 4 दिन का काम है सी का वो बराबर है 3 दिन के काम के बी का। ठीक है। अब बी और सी अगर काम को इकट्ठा करते, ए नहीं होता तो कितने दिन में पूरा करते? तो इन फैक्ट से आप निकाल लेंगे और आंसर जो आपका क्या आंसर आपका आ जाएगा सेकंड, 17 से 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% पर एनम है। इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली, ईयरली जो इंटरेस्ट है वो आपका 3600 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पे आपको बताना है कि 3 से 1/4 साल में सेम रेट पे कितना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये आ जाएगा 10,928 के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एक्स बी दी ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, इतने नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर केस में सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड दैट ऑफ ए हेमिस्फीयर विद इक्वल हाइट एंड इक्वल रेडियस इज। अगर कोई इक्वल हाइट और इक्वल रेडियस का कोन है और एक हेमिस्फीयर है तो उन दोनों का जो लिटरल सरफेस एरिया है उसमें कितना फर्क होगा? तो उस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस है 1/√2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम से है। तो मंथली इनकम है जो ए और बी की वो है 6:5 की इनकम। एक्सपेंसेस है 9:8 ए और बी का। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंसेस ऑफ ए, जो बी की इनकम है और जो ए का एक्सपेंसेस है वो इक्वल है, तो अब आपको बताना है रेशो ऑफ सेविंग निकालना है आपको ए रेशो बी। तो इन जो इतनी इनकम है उसमें से आप इन्वेस्टमेंट घटाओगे तो एक्सपेंसेस घटाओगे तो क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 9:5 है जो आपका सेविंग का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गुड्स आर परचेज्ड फॉर 480
एंड वन थर्ड आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। कोई सामान है वो 480 का प्राइस का जो है परचेज किया, लेकिन उसको लॉस में बेचा है, और लॉस कितना लिया है, 10% का लॉस। उसके बाद किस परसेंटेज प्रॉफिट शुड बी रिमेनिंग टू बी सोल्ड एज टू गेन 20% ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। उस 480 में से वन थर्ड तो बेच दिया उसने 10% का। अब कितना परसेंट जो उसका बचा है, यानी कि 2/3 जो उसका बचा है, उसको कितने गेन पे बेचे, गेन, ताकि उसको 20% जो उसको गेन हो। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया filled in the shape of a trapezium is equal to the area of another filled in the shape of an equilateral triangle। एक ट्रेपीजियम का और एक इक्विलेटरल का जो बात कर रहे हैं हम, सेम है क्या, एरिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से। तो अगर पैरेलल साइड जो है फर्स्ट फील्ड की 70 है और 170 मीटर है, तो नॉन पैरेलल साइड ऑफ 130 ईच क्या होगी, तो साइड्स आपको वो बतानी है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17। तीन क्वेश्चन हो रहा है मैथ के, उसके बाद हिंदी इंग्लिश। The rate at which water flows in a river, 33 1 by 2 33 and a half percentage of the speed of boat in still water. If the boat travel down the river of 3.5 hour and then return back the river for 3 hour, it will be 33.6, I guess, yes, 6 kilometer short of its starting point. What is the speed? तो speed आप calculate करेंगे तो 12.6। Next question, in a class of 60% of students are boys and rest are girls। 60% तो बॉयज हैं, तो रेस्ट आर गर्ल्स, यानी कि 40% गर्ल्स हैं। अगर 35% ऑफ द बॉयज एंड द 60% ऑफ द गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट स्कॉलरशिप इज 32। ठीक है, अब ये बोला है, देखो मान लीजिए 100 बच्चे थे, उसमें से 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं। अब ये कह रहा है कि 35% जो बॉयज हैं और 60% जो लड़कियां हैं उसको स्कॉलरशिप मिली है, 60% को मिली है, यानी कि 40 का भी 60% में निकाल दूं तो यानी कि कितने को मिली है, 24 बच्चों को मिली है, 24 लड़कियों को मिली है स्कॉलरशिप। और जिनको नहीं मिली है वो 32 है। ठीक है, जिसको नहीं मिली है वो 32 हैं। तो देन द नंबर ऑफ बॉयज हु डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, जिनको स्कॉलरशिप मिली है वो 24 हैं, जिनको नहीं मिली है ये कह रहा है वो 32 है। तो ये 32 क्या है, 40 का 60% निकाला, तो यानी कि 40 का 40% अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास 16 आ रहा था, लेकिन ये कह रहा है 32 है। तो यानी कि इसका दोगुना है। अगर तो यहाँ पे मेरे पास नंबर है जिनको नहीं मिली। अब मुझे निकालना है जो बच्चे जिनको नहीं मिली स्कॉलरशिप, लड़कों को, मैंने यहाँ पर 60% लिया था, उसका 35% को मिली है स्कॉलरशिप। ठीक है, 20 या 60, 20 100, 500 35, यानी कि 15 बच्चे हैं जिसको स्कॉलरशिप मिली। किसको नहीं मिली, 60 में से 15 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो 78 जो आपका वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग प्री पाई चार्ट एंड टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पाई चार्ट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉय इन ए डिफरेंट ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अकॉर्डिंग है ये, यहाँ पर आप देखेंगे ABCDEF। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने दे रखे हैं, 6300। डिपार्टमेंट ए है, उसमें मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, 6300। यहाँ पे पहले हम देखते हैं पूछा क्या गया है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट BDE टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन AE एंड F, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मेल जो है वो BDE में कितने हैं, बी में मेल के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा, 6300, 21% लोग हैं, 21% एम्प्लॉय। पहले तो यहाँ पे हमें जो आएगा वो एम्प्लॉय का नंबर आ जाएगा। यहाँ पर हमें मेल कितने हैं, यहाँ पर रेशो कितना है, 10 है। तो जो भी आएगा यहाँ पर उसको हम 10 रेशो के अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो हमारे पास मेल आ जाएगा। इसी तरीके से हम सबके मेल फीमेल निकालेंगे, इनको प्लस कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे, इनका रेशो 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पाई चार्ट से है। Total number of employee in department E is what percentage less than the total number of female employee in department C and D? तो ये भी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, इंग्लिश।
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है आपने। इम्यून, इम्यून तो अब सबको पता चल ही गया होगा, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून का यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है? रेजिस्टेंट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स का है तो आपको क्या बेसिकली प्रपोजिशंस फिल करनी है। द कम्युनिस्ट लॉस्ट टू द कंजर्वेटिव्स इन द फर्स्ट फ्री इलेक्शंस इन। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे इन और यहाँ पे भी इन आएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आई वॉज वर्किंग ऑन माई मैथमेटिक्स डैश तारू एंड काव्या वर प्लेइंग चेस। मैं अपना मैथ का काम कर रही थी जबकि चेस खेल रहे थे तारू एंड काव्या। मीन वाइल, सी ऑप्शन। Select the option which is not an antonym of another word by way of adding the prefix dis। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रीफिक्स डिस है उसको लगा के अपोजिट नहीं बनेगा। जैसे क्वालिफाई का डिसक्वालीफाई होता है, इंटरेस्टेड है डिसइंटरेस्टेड, रिगार्ड डिसरिगार्ड, इसी तरीके से डिस्टिंग्विश्ड, ये ऑलरेडी एक वर्ड है। अगर आप इसमें डिश हटा दोगे तो टिंग्विश्ड कोई वर्ड नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जयंती एंड माधव वर वियरिंग देयर रेनकोट्स। जयंती और माधव ने अपने रेनकोट पहने हुए थे। देयरफॉर व्हेन द रेन केम दे डैश वेट। ताकि जब रेन आई तो उन्होंने क्या किया? वो गीले नहीं हुए, डिड नॉट गेट वेट। सेकंड ऑप्शन। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द सेंटेंस दैट इज नॉट करेक्ट। जो सेंटेंस करेक्ट नहीं है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन राइट दे रखा है। मॉक्सी टेक ऑन नॉन पेशेंट फेसिंग लॉजिस्टिक टास्क एंड रिड्यूस ट्रिप्स बाय नर्सेज टू सप्लाई रूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना आपने। yesterday I noticed that when the teacher was teaching you were not listening to her। ठीक है, was teaching you were not listening, तो yesterday ये सेंटेंस आपने लगाना है। तो were not listening, फोर्थ ऑप्शन। No one dash that the intensity of the floods in Kerala would be so great that it would demolish village after village। No one एंटिसिपेटेड, वो देखी तो किसी ने नहीं, एंटिसिपेट भी नहीं किया कि जो फ्लड की जो इंटेंसिटी है केरला में वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक के बाद एक जो है विलेज जो है वो डिमोलिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें बताना है सबसाइड। सबसाइड का एंटोनिम क्या होता है? स्टैंड। नेक्स्ट है ए कंट्री डैश स्ट्राइकिंग नेचुरल ब्यूटी डैश ए स्टनिंग एरियडिक कोस्ट लाइन क्रोएटिया इज वेरी पॉपुलर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आएगा ओ फॉर विद ए ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blanks। I don't like to drive in Delhi traffic dash I use metro and auto। मुझे जो है दिल्ली में ड्राइव करना पसंद नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए आई यूज मेट्रो एंड ऑटो, सो आई यूज। तो सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अरेंज पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। आपको सेंटेंस अरेंज करने हैं मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में। recommend that should be introduced researchers and US national liberty। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं? जैसे recommend that वर्ब से नहीं शुरू होगा, should भी नहीं शुरू होगा, no से नहीं शुरू होगा, at से नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस तो बेझिझक क्या है? हमारा सी है। रिसर्चर एट द US नेशनल लिबर्टी ऑफ मेडिसिन। आगे हमें क्या चाहिए? क्या वर्ब चाहिए? वर्ब कहाँ दिख रही है? रिकमेंड ए में, तो रिकमेंड ए, उसके बाद हमारा क्या आ गया? ए। रिकमेंड दैट, रिकमेंड दैट क्या? शुड बी, दैट के बाद ऐसे तो नहीं आएगा, शुड बी ना एट आएगा फिर से दैट के बाद, तो हमारा डी। नो सेल्फी जोन्स, अब हमें इसके साथ वर्ब चाहिए, तो शुड बी इंट्रोड्यूस एट डेंजरस स्पॉट टू रिड्यूस डेथ। तो इस तरीके से करते हैं और हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम यहां से पता करना है। रेकॉन, रेकॉन का सिनोनिम्स इमेजिन।
Archaeologists in the Netherlands have discovered a 2000-year-old stretch of Roman road and the remains of a Roman village at town of Katwes who once marked the northern boundary of the Roman Empire. तो यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे मिस्टेक्स है वो आपको पता लगानी है. तो who once marked यहाँ पे है, बी ऑप्शन करेक्ट है. Next question, you can still dash the video that she uploaded on YouTube. You can still access the video. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, बट कॉम्प्रीहेंशन तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे है. ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. तो कॉम्प्रीहेंशन पहले पढ़ लेते हैं. द अकरेंस ऑफ ए न्यू इंसेक्ट पेस्ट फॉल आर्मी worm यानी कि FAW has been recently reported in Karnataka and also parts of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat. The pest has been detected mainly in maize fields. FAW is not new to the scientific community. This highly destructive and invasive pest has been seen in the Americas since several decades, but its prevalence outside was noted for the first time in West Africa in early 2016. Since then, it has spread to 44 countries across the continent. The adult moth of the pest migrates very fast, almost 100 kilometers every night. It can therefore invade new areas quickly. Also, each moth is capable of laying 1500 eggs on an average. The entire life cycle from egg to new adult moth that lays fresh egg is completed in about 30 days during the summer months. The pest thrives on a wide spectrum of host crop plants, maize, sorghum, rice, sugarcane, soybean, vegetables, etc. Yet, FAW can be effectively managed through an integrated pest management approach. The FAW moth lays eggs on the plant foliage यानी कि leaves. The egg stays last for only 2-3 days in warmer weather. The next larval stage is the most dangerous one, whose entire duration is from 14 to 30 days. Depending on the temperature and humidity conditions, the destruction of leaves, stem, or flower of the crop plants by the larva through feeding happens mostly at this stage. Once the larva stage is completed, the growing moth pupates in the soil for 8 to 9 days. The non-control egg laying adults live for about 10 days, while most active during warm and humid evenings. Scientists at the University of Agriculture Science, Bangalore, have scientifically validated the incident of FAW in maize fields across various districts of Karnataka. There have been isolated reports of the pet's presence in the maize growing areas of other states too. Fortunately, it has not caused any significant destruction as yet, but the fact that the moth can travel several hundred kilometers and lay eggs profusely during its lifespan calls for serious concern. In such a scenario, policymakers, more so in the state where the pest has already been detected, need to nip the problem in bud. A mass awareness campaign is necessary to build awareness among farmers and extension workers on how to recognize the various stage of the insect and manage or control it with the right IPM interventions. An effective IPM strategy would need to incorporate host plant resistant through breeding, biological and cultural control, and use of environmentally safer chemical and biopesticides for crop protection. Spraying of chemicals should be avoided. Cultural control practice can work, especially when the FAW problem is still localized to particular geographic crops. The eggs laid by the moths are discernible to naked eye. Farmers can be trained to recognize and destroy the egg masses so as to prevent the caterpillar from emerging. Since then, it has spread to 44 countries across the continent. Which continent is being referred? तो अफ्रीका ऊपर आया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है पैराग्राफ में, सिंस इट हैज स्प्रेड टू 44 कंट्रीज अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पर बात हो रही थी अफ्रीका की, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? अफ्रीका है फर्स्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से पैराग्राफ दिया गया है, क्योंकि आपका जब ऑनलाइन होता है तो इसी तरीके से आपको दिखता है पैराग्राफ हर क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, 17वां क्वेश्चन बेसिकली इंग्लिश का, FAW attacks a number of crops. However, which is the crop where it has been mainly detected? तो मेज, ऊपर मेज की बात हो रही थी, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, हाउ कैन दी फार्मर्स बेस्ट स्टॉप कैटरपिलर्स फ्रॉम अमर्जिंग? कैसे कर सकते हैं उनके एग्स को डिस्ट्रॉय करके? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 है, मेन पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज टू, जो मेन पर्पस है वो क्या है? अवेयरनेस पैदा करना, इफेक्टिव मेजर्स की कैन सोल्व दी पेस्ट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का पैराग्राफ पे बेस्ड, तो विच इज दी करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ए मोथ लाइफ साइकिल? मोथ लाइफ साइकिल की करेक्ट सिक्वेंस क्या होती है? वो एग देता है प्लांट लीव्स पर, फिर क्या होता है, पत्तियां, स्टैम, फ्लावर्स जो है वो लार्वा वो खाते हैं उसको, फिर अमर्जिंग करती है, एल्ड होता है, फिर प्यूपेटेटिंग ग्राउंड करता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में फिर से पैसेज है, तो पैसेज पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत 1938 शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी। उन्होंने छायावाद की तकनीक पर विचार करने के लिए इस पुस्तक की प्रशंसा भी की थी। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा और उसे केवल शैली मानना उचित नहीं समझा। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत एक अध्ययन 1943 भी लिखा। इन दोनों पुस्तकों में पंत और मैथिली शरण गुप्त की काव्य की सहृदयता के साथ समीक्षा की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में विचारों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इनके इंद्रिय बोध की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में किसकी भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो किसकी को माना है? विचार। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक की प्रशंसा किसने की है? रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन। किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है? कौन सी रचना को? साकेत, फोर्थ ऑप्शन। गद्यांश में उल्लिखित सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा है? तो छायावाद को। अब क्वेश्चन हमारे नॉर्मल ग्रामर के बेस पे, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है वो आपको बताना है। संज्ञा कौन सी है? गाय, मकान, चांदी या जापान? तो गाय भी नहीं है, गाय मतलब पूरे एक समूह को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मकान भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, जापान। किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक का विलोम शब्द क्या होगा? अस्वाभाविक होता है विलोम शब्द, तो ए ऑप्शन। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? इन दिए गए ऑप्शन में थे कृष्णा, तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछे जाते हैं। तो तद्भव शब्द है यहाँ पर भला, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है यहाँ पे आभार, ए ऑप्शन करेक्ट है। अतएव का संधि विच्छेद करना है आपको, तो अतः जमा ए, ए ऑप्शन विसर्ग संधि। अलग अलग अवयव को एक में जोड़ना के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यह है संश्लेषण, 12 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? प्रादेशिक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? मैं। बराबर में समास है, बराबर में कौन सा समास है? अव्ययभाव। अभियोग में उपसर्ग है, उपसर्ग अभियोग, अभि ए। भतीजा में प्रत्यय है जा। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उपसर्ग में प्रत्यय में आगे कौन से वाला है, पीछे वाला कौन सा वाला है? तो जो पीछे लगता है वो प्रत्यय। कैसे आप याद रख सकते हैं? प्रत्यय पीछे, तो पै और पै से आप याद रख सकते हैं, पै और पै, और आगे ऊ, आगे, तो आगे से पै से पै याद रखेंगे, यानी कि पै से प्रत्यय, पै से पीछे, पीछे आता है। या फिर ऊ और पै में भी आप याद रख सकते हैं, ऊ पहले आता है और पै बाद में आता है, तो यानी कि ऊ पहले वाला और पै पीछे वाला। मैं बात कर रही हूँ वर्णमाला की। क्या क्या गया इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, तो ऊ हमारा ए आई स्वर्ग में पहले आता है ऊ, तो ऊ हमारा पहले आता है, तो यानी कि पहले आएगा, यानी कि आगे वाला पार्ट जो हमारा वो उपसर्ग होता है। पे हमारा पीछे आता है, यानी कि पीछे वाला पार्ट हमारा प्रत्यय होता है।
फिर से तत्सम वाला शब्द बताना है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे रजनी जो है वो तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय आपको बताना है, तो यहाँ पर है तथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पुस्तक जाना है। मैंने पुस्तकालय जाना है। इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? मैंने पुस्तक जाना है, मैंने पुस्तकालय जाना है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है? मुझे पुस्तकालय जाना है, ये आएगा। तो मैंने इज द करेक्ट डिसकरेक्ट वर्ड। आगे है सब्जेक्ट रिलेटेड, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा 100 नंबर का आपका पेपर कर लिया है कंप्लीट। 100 नंबर का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 100 में आपके कौन कौन से पोर्शन होते हैं? 5 पोर्शन होते हैं। आपका हिंदी होता है, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। इंग्लिश हमने यहाँ पर किया है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। मैथ हमने यहाँ पर किया है, मैथ में भी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। और हमारा जीके या जीए आप जिसको बोल लीजिए, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। तो हमने टोटल 100 नंबर का पेपर देख लिया है। और ये पेपर ना सिर्फ टीजीटी बल्कि पीआरटी पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो जनरल पेपर होता है वो लगभग सब में सेम होता है, टीयर 1 सब में सेम होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे। आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 8447410108। और इस पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम हमें लिखकर भेज सकते हैं विद योर सब्जेक्ट, ताकि आप लोग को उसके अकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तभी तो आप लोग को और नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे ही कोई और पेपर हम अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए एग्जाम के साथ। ऑल द बेस्ट।